धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, क्योंकि ये वही इलाका है जहां को लेकर लोग कह रहे हैं भैया कभी भी थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। होगा कि नहीं होगा, आने वाला वक्त बताएगा। कभी यूक्रेन में कहा जाता है, कभी गजा में कहा जाता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है जिससे हम आपको रूबरू कराने की रोजाना करते हैं कोशिश। क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृषिकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया साहब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पिछले कई महीनों से रस्साकसी चल रही थी पंजाब के बॉर्डर पर। किसान दिल्ली जाना चाहते थे, उनको जाने नहीं दिया जा रहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। दल्लेवाल लंबे समय से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। रात पंजाब की सरकार ने जिस तरीके से जाती की, बुलडोजर चलाया, किसानों को वहां से उठा दिया, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? ये अजीब बात हुआ। ये लोग मीटिंग से वापस आ रहे थे और चंडीगढ़ या मोहाली, वहां पे जाके इन नेताओं को पकड़ लिया और ये मीटिंग इनके केंद्रीय मंत्रियों से मिलके, उनके अधिकारियों से मिलके आ रही थी। यानी एक वो जो चल रहा था इनके लंबे समय से कि एक एग्रीमेंट हो, उसके आधार पर चल रहा था। और यहाँ के पंजाब के जो भी डीआईजी हैं या आईजी हैं, आईजी पुलिस है, वह कह रहे हैं कि भाई इन्होंने बहुत समय से परेशान कर रखा था, तंग कर रखा था, और ये लोग, हमारे लोग भी तंग आ चुके थे, इसलिए इनको हमने हटाया है। 100 से अधिक को गिरफ्तार कर लिया, जो भी इनके थे। ये दोनों बॉर्डर से, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से उठा दिया गया है और ये सब कार्रवाई की गई है। तो ये जो है, ये आम आदमी पार्टी ने क्यों इस तरह की हरकत की? इन्हीं के आधार पे जब पहला वाला आंदोलन जब जबरदस्त चल रहा था, जिसमें किसानों की जबरदस्त विजय हुई थी और उसमें भाजपा सरकार को पीछे हटना पड़ा था, इनके सब मांगों को मान लिया था। जो 3 फार्म बिल्स थे उसको कैंसिल कर दिया था, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से बाकी सारी चीजें हैं। इससे बता दूं कि इनकी अभी जो मांग है क्या है, वह है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि करीब 25 से 30 हजार लाख के बराबर होगा पर साल। डेट वेवर यानी जो भी इनके ऊपर कर्ज है उसकी माफी करें। पेंशन मिले, यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है, क्योंकि वह भी एक काम करने वाले हैं, छोटे मोटे किसान और जो एग्रीकल्चर वर्कर्स है, उनको 60-65 वर्ष के बाद से उनको पेंशन मिलना चाहिए। और इनका यह भी मांग है कि इनका जो भी पहले हुआ था लखीमपुर खेरी में, जी, जो किसान के युवक कर रहे थे, उनको जो हत्या की गई थी, कार से कुचल के मारा, 3-3 कारें चढ़ा दी थी उनके ऊपर। जी, आपको याद है, उनको भी आज तक कोई भी पनिशमेंट नहीं मिला। उसके लिए भी लड़ रहे हैं। अभी तक जिनके ऊपर एफआईआर उस समय किया गया था उनको भी नहीं छोड़ा गया। ये सब बहुत सही मांग जायज है। और ऐसे समय में कांग्रेस का यह आरोप कि ये लोग जो है सो अमित शाह से मिलने के बाद से, जबकि साथ साथ किसान नेताओं का बात पिछले करीब 1-1.5 महीने से चल रहा था। यूनियन के 3 मिनिस्टर, पंजाब के भी मिनिस्टर से बात चल रही थी, और ये जो किया है बहुत बड़ा घात है, जिससे मैं सहमत हूं। और इसमें जो है आम आदमी पार्टी ने एक तरह से किसान आंदोलन के साथ, किसानों के साथ घात किया। वो कह रहे हैं कि तुम्हें आंदोलन करना है तो दिल्ली चले जाओ, तुम जाने दे नहीं रहे हो, वहां पे पूरा बाड़ा लगा के बैठे पड़े हो, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, तुम पूरी की पूरी वही कर रहे हो जो केंद्र सरकार और उसकी जो किसानों की विरोधी नीतियां उसके साथ भिड़े पड़े हो। और दूसरी तरफ कहते हो आम आदमी पार्टी एक नई तरह की राजनीति बना रही है। वह राजनीति बदलने आया है, ना कि राजनीति करने आया। जी, ये कहना आम आदमी पार्टी सरकार का कि हमने अपने उद्योगपतियों से, अपने बिजनेसमैन से बात की है, उन्होंने कहा साहब रास्ते बंद हैं, कारोबार प्रभावित हो रहा है, इसलिए इनको हटाए जाना बेहद जरूरी है। और अभी 3 साल पूरे हुए हैं पंजाब सरकार के, दिल्ली में सरकार इनकी जा चुकी है, अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे हैं, लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये कहा कि 5 साल तक मान बने रहेंगे, पूरे 5 साल वही करेंगे। तो क्या उसके बाद मान को क्या कोई बूस्टर डोज मिल गया क्या? संभवतः कुछ ना कुछ होगा, ये लोग छूटने वाले होंगे। और ये जो पंजाब में जो हुआ और बड़े बड़े पूंजीपतियों को, कारोबारियों को कष्ट हो रहा है, तो ये बेसिकली उसी के लिए काम कर रहे थे। शुरुआती दौर में भले ही जब 2013-14 में जब आंदोलन का रूप ले रहा था, तो उसमें कुछ ऐसे बीज थे
जो कि लगता था कि एक क्रांतिकारी उभार होगा, लेकिन जो नेतृत्व था वह आम आदमी पार्टी या उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन एनजीओ के हाथ में चला गया। एनजीओ कभी क्रांति नहीं करती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट से पैसे ले करती है, वो गवर्नमेंट का रूप भले ही बदल दे, भाजपा से कांग्रेस, कांग्रेस आम आदमी पार्टी कर दे, लेकिन वह पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ नहीं करते हैं। उसी समय अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया था सवाल कि क्या पूंजीवाद के खिलाफ, उन्होंने कहा नहीं। योगेंद्र यादव ने इस पर भी एक सवाल पूछा गया था कि जो नेशनलाइजेशन हो रहा है उसका आप समर्थन करते हैं, उन्होंने कहा नहीं, पूंजीपतियों के हक के हम खिलाफ नहीं काम करते। ये तो खुलेआम रूप से सामने आकर कर रहे हैं, और आपके सवाल का यह पूरी तरह जवाब है कि ये लोग किसके लिए काम करते हैं। चलिए अब चलते हैं कनाडा की तरफ, जहां पे नए प्रधानमंत्री बने हैं और जिनको लेकर बड़ा डंका पीटा जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले वहां के गवर्नर थे बैंक के, फिर वो वित्त मंत्री बने, उन्होंने बड़ी क्रांति कर दी। ऐसे ही इनके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ करते हुए तो दिख नहीं रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया से रडार खरीद रहे हैं, तो रडार बचाएगा अमेरिका से? ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है। ये जो कारनी है, पहले इनकी बातचीत जहां तहां से भी चल रही थी, इसको कहते हैं ओवर द होराइजन या ओटीएच रेडार, यानी इसका जो रेंज है वह 100 से लेकर 1000 किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर तक हो सकता है, क्योंकि इसका इस तरह से बनाया गया है कि दूर दराज तक आएगा। और अमेरिका का जो शुरुआती दौर का था कि रक्षा के यदि यूएसएसआर से यदि वहां के बॉम्बर आते हैं तो किस तरह से रोका जाए, तो हमेशा हवाई जहाज से उड़ाकर, सैटेलाइट उस समय इतना डेवलप नहीं था कि कर सके, तो इसका डेवलप किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया इसमें कितना है वो अमेरिका की मदद से कर रहा है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर जो है वह कह रहे हैं कि हमें बहुत बड़ी चीज मिल गई है और हमारे लिए एक नई शुरुआत है। 4 बिलियन अमेरिकन डॉलर, कनाडा का ले ले तो 6 बिलियन डॉलर कनाडियन डॉलर हो जाएगा, और इतना मिल गया है। लेकिन मुझे लगता है कि यह अंतिम समझौता नहीं है। आज से 7-8 वर्ष पहले भी एक डील हुआ था कनाडा नहीं, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में न्यूक्लियर सबमरीन्स के लिए। और उस समय कहीं ना कहीं से कुछ करके जब ये अमेरिका को भनक लगा, उस समय के फ्रांस के राष्ट्रपति बहुत कूद रहे थे कि भैया हमने इतना बड़ा डील कर लिया, बेचेंगे। जब अमेरिका को पता चला तो अमेरिका वहां पे गया और सब कर करा के सब बदल दिया और ये खरीद रहे हैं। फ्रांस बड़ी नाराज था इनसे, बातें खत्म हो गई। तो जहां तक ट्रंप की बात है, इसमें बहुत ही शातिर और बहुत ही माहिर हैं। वो कनाडा कहेंगे कि क्यों हमारे खिलाफ लड़ रहे हो, ये सुविधाएं ले लो, और ओटीएच खरीदना है, ये रडार तो हमसे खरीद लो, हमसे यदि बचना चाहते हो तो हमसे हथियार ले लो। चलिए अब रुक कर लेते हैं रूस और यूक्रेन से जुड़ी खबरों का, कि सब कुछ जो करेंगे वो हम ही करेंगे। पहले बात की ट्रंप ने पुतिन से, फिर बात की ज़ेलेंस्की से, फिर खबर सामने आई कि 350 या 450 के आसपास कैदियों की अदला बदली की गई। लेकिन वो अदला बदली जिससे करवाई गई है उसका नाम है यूएई, और तब करवाई गई जबकि यूएई का जो एनएसए है वो अमेरिका में ट्रंप से मिल रहा है। तो इसके बाद 2-3 सवाल मेरे जहन में आते हैं। सऊदी अरब में पंचायत करवाते हो, यूएई से अदला बदली करवाते हो, तुर्की जो कह रहा है मुझे कुछ समझो उसे साइड कर देते हो। ये चल क्या रहा है सर? तुर्की को तो पूरी तरह लोग दरकिनार कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन जहां तक बात है वह तुर्की के एर्दोगन को बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं कि उनकी नजर में यह इस्लाम फैलाना चाहते हैं और उसके नेता बनना चाहते हैं। हालांकि कहीं से बन नहीं पाए हैं, क्योंकि इनका जो दोहरा चरित्र है और विदेश नीति इतनी भयावह है कि कुछ पता नहीं चलता क्या कर रहे हैं। कभी रशिया के साथ, कभी रशिया के विरोध में, कभी फिलिस्तीन के साथ, लेकिन वह सारे मदद जो है वह इजराइल को करते हैं, वैसे ही जैसे यूएई और दूसरे कंट्रीज करते हैं, सऊदी अरबिया करते हैं। इसलिए तुर्की को ये लोग दरकिनार करते हैं। जहां तक यूएई का बात है, इनकी लगता है कि महारथी है एक्सचेंज ऑफ पीओडब्ल्यूज में करवाते आ रहे हैं, इसलिए इनके तरफ कहा गया है। और जहां से ये इनके प्रिजनर्स जो एक्सचेंज होते हैं बेसिकली यूएई की मध्यस्थता के बाद से ये लोग बेलारूसिया पहुंचते हैं, रशिया वाले वहीं से पहुंचते हैं, वहां से इनको लाया जाता है। और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर जो हैं, बाय द वे वहां के जो भी राजा हैं उनके नंबर 2 हैं, यानी ये हाई एक्सलेंसी नंबर 2 है। ये केवल एनएसए नहीं है, हाई एक्सलेंसी है। और इसीलिए मैं सोच रहा था कि इसको क्या जरूरत पड़ेगी ट्रंप को कि एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिल रहे हैं, तो यहां से मिलने गए हैं। और बड़ी जबरदस्त रूप से इसकी तुर्की में मतलब यूएई में दिखाया जा रहा है कि भैया ट्रंप ने भी कहा कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं।
स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन्वर्टेड कमा में, इसको याद कर ले हमारे सुनने वाले कि मजाक है और कुछ नहीं है। एक पार्टनरशिप है जो बिजनेस का आधार और कुछ भी नहीं है, स्ट्रेटेजिक कुछ भी नहीं है, दूरगामी उसमें है, 5 साल के बजाय आप 10 साल कर ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। एक हमारे देश को इस पर गर्वान्वित होने की जरूरत है। और जहां तक इसकी बात है, इन दोनों के बीच में संधि की बात है, बहुत सारे पॉइंट हुए। जेलेंस्की से भी बातचीत हो चुका है और उसकी चर्चा यदि हम पूछेंगे तो उससे बात करेंगे। लेकिन मुख्य चीज यह बनता है कि यूएई और कतर को अमेरिका क्यों बढ़ावा दे रहा है कि कोई भी वहां का यह देश ना सोचने लगे, चाहे वो सऊदी अरेबिया कुछ क्यों ना हो, कि तुम जो है सो मिडिल ईस्ट के अब मेन चीज बन गए हो। वो ईरान को नीचे करेगा, विश्व गुरु, या वहां के क्षेत्र में मध्य एशिया के गुरु बन गए हो, मध्य पूर्व एशिया गुरु बन गए हो। यह अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी कद उतना ही बढ़ने देगा जहां तक तुम उसे कंट्रोल में। 2 सवाल मेरे अभी भी हैं सर। जॉर्डन और मिस्र तो अमेरिका के पैसे पे जिंदा रहते हैं, यूएई हुआ, कतर हुआ, सऊदी अरब हुआ, ये मालदार मुल्क है, इनके पास पैसा है। और गाजा में जिस तरीके से इजराइल ने हमले शुरू किए हैं, तो क्या ट्रंप की ये रणनीति है कि भाई तू तो उधर मारता रहे, वो मेरे पैसे पे जी रहे हैं, उनकी तो औकात नहीं है कि वो कुछ बोल पाएंगे। जो बोलने की स्थिति में है, मैं उनको किसी को चौधरी बना देता हूं, किसी को कुछ काम दे देता हूं, वो मेरे संपर्क में रह के एवं ही खुश रहेंगे। क्या ये रणनीति है? यह बिल्कुल अमेरिका की आज की नहीं, बहुत लंबी रणनीति है कि जो दो दुश्मनों हैं, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बांटते रहो, करते रहो। इन लोगों ने पैलेस्टीन में भी किया है, हमास के साथ भी करने की कोशिश की, लेकिन हमास जो है सो चुपचाप स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत बढ़ाता रहा। आज जो है उसकी हम बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन यह लोग करते रहे हैं। और सीआईए के कंट्रोल में मिलियंस एंड बिलियंस पैसे, इनके जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उन सब के पैसे इसमें जाते रहते, फोर्ड फाउंडेशन हो या उस तरह का, तो ये लोग करते रहते हैं और हर जगह ये कोशिश करते हैं। यदि भारत को फूंक देता है तो उधर पाकिस्तान को भी देता है, बांग्लादेश को भी देता है, उधर बीच में उधर अर्जेंटीना को भी करता है, मौका मिल जाए तो वह ब्राजील के साथ भी मौका को करता है। एक उदाहरण देखने में बताता हूं कि अफ्रीका में डीआरसी में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत जबरदस्त चल रही है, जिसे कल हमने चर्चा की थी। M23 जो तथाकथित विद्रोही है, जिसको रवांडा मदद कर रहे हैं, और इस कॉन्गो के पूर्वी क्षेत्र के 2-3 जिला में इन्होंने कब्जा कर लिया, जहां की बहुत भारी संख्या में केवल रेयर एलिमेंट्स नहीं, दूसरे तरह के खनिज पदार्थ है जो कि बिलियंस में है। चुपके से इन्होंने बिना कुछ बताए हुए अमेरिका के साथ अब मजबूरी में आके इन्होंने संधि कर लिया है कि भैया वो M23 और जो ये रवांडन वो करे, तुम ही आके यहां व्यापार करो, हमें शांति से जीने दो। यानी गुंडों का जो सरगना है तुम ही ले लो, छोटे मोटे गुंडों को लगाता। ये अमेरिका की बहुत लंबी रणनीति है जी। चलिए, रूस यूक्रेन जंग वाले हिस्से में हम हैं। अब यहाँ 2-3 सवाल और पैदा होते हैं। जेलेंस्की इतने में ही खुश हो रहा है कि मुझे F-16 मिल गया है, जबकि ट्रंप ने उससे कह दिया कि तेरे बस की नहीं है भाई संभालना, जयपुरिजिया वाला हमें दे दे, हम उसकी सुरक्षा कर लेंगे। वहीं जब इनके बीच समझौता हो गया 30 दिन का कि भाई हम एक दूसरे के पावर जो भी ठिकाने हैं उन पे हमला नहीं करेंगे, तो रूस में जो उसके पावर सेंटर हैं उन पे आग लगने की तस्वीरें क्यों सामने आ रही हैं? यानी यूक्रेन बाज नहीं आ रहा है? नहीं, जैसे युद्ध समझौता लिमिटेड, मतलब पूरा युद्ध बंद नहीं हुआ, 1 महीना का जो हुआ, जिससे मेन चीज था कि जो पावर सेक्टर आप बोल रहे हैं उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे। इसमें ऐसा लगता है कि रूस को फायदा होगा, क्योंकि रूस का बहुत बड़ा क्षेत्र है और तेल का बहुत बड़ा भंडार है, और हर जगह इनका तेल का, चाहे वो रिफाइनरी हो या पाइपलाइन हो या स्टेशन हो जिसपे अटैक करते रहे, वो बचाने में रूस पूरी तरह समर्थ नहीं हो रहा था। तो ये होने के बाद से रूस ने जब डिक्लेयर किया कि उससे हैं, और अमेरिका के एक तरह से आदेश था यूक्रेन को, उसी के इमीडिएटली बाद इन्होंने ऐसा उसके एक क्षेत्र में किया और भारी मात्रा में आग लगा दी। रूस को लगा था कि शायद नहीं होगा, जबकि रूस के जो पहले के जो यूएवीज या ड्रोन जो जा रहे थे उसमें 2 कंट्रोल्स के बाहर हो रहे थे, तो उसने खुद अपने आप उड़ा दिया। तो यह यूक्रेन की तो गुंडागर्दी है, लेकिन अभी के हाल में और रुका पड़ा है। एक तो ये हुआ। दूसरी तरफ जहां तक ट्रंप जेलेंस्की की बात है, बहुत सारी बातें हुई हैं। जेलेंस्की ने यह डिफेंस माना है, ट्रंप ने उस मांग पर कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। जब उन्होंने दूसरे पावर सेक्टर, खासकर न्यूक्लियर पावर सेक्टर जैसे कि जापोरिजिया में, अन्य जगहों में, इस पे अमेरिका ने कहा कि ना तो हम सेना भेजेंगे ना कुछ भेजेंगे, सबसे बढ़िया चीज है कि इन सबको हमारे हवाले कर दो।
और यह सबसे बड़ा तुम्हारे लिए सिक्योरिटी गारंटी होगा, क्योंकि तब वो हमारा हो जाएगा। यानी देखिए अमेरिका ने किस तरह पूरे यूरोपियन यूनियन को दरकिनार करके ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं, इसीलिए लोग ज्यादा कूद रहे हैं। स्टारमर बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहे हैं कि इनका क्या होगा, लड़ाइयां लड़ी, ये वो किया। और इस तरह से यह बहुत बड़ा धूर्त और चालाक अमेरिकी साम्राज्यवाद उसमें घुसकर उनके सारे संसाधनों को कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। रशिया इसको किस हद तक मानेगा, नहीं मानेगा, कितना देगा, यह अंदरूनी जरूर बात हुई है। और अगली बार जब इनकी सऊदी अरेबिया में शायद इसी महीने में या इसी संडे को होने वाला है, मुझे नहीं पता, उसमें और भी डिटेल में बातें होंगी। तो कितना इस युद्ध के जो फॉल आउट हुए हैं, कितना हिस्सा अमेरिका उसको लूटेगा और कहां तक रशिया उसको अलाउ करेगा, इस पे डिपेंड करेगा यूरोपियन यूनियन गया तेल लेने। जी, लेकिन अगर मान लीजिए यूक्रेन का राष्ट्रपति F-16 लेके बड़ा खुश हो रहा है, तो क्या जरूरत पड़ी फिर टेंशन में जनता को पड़ने की कि हमारे यहाँ की संपत्ति अमेरिका को दे रहे हो? F-16 बाय द वे इनका एक उड़ रहा था, 2-3 दिन से ये लोग उसको उसकी टोह ले रहे थे सैटेलाइट और दूसरे माध्यम से सुमी के ऊपर। एक F-16 इन्होंने उड़ा दिया रशिया ने। दूसरे इनका ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म है, 6 महीना साल भर इनका पायलट है, ये लोग एक्सपर्ट नहीं है, इसके लिए चाहिए कि कुछ कंट्रोल करे। तीसरे जैसे मिसाइल की बात करते हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल, तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए टारगेट डिजिग्नेट करना पड़ता है। टारगेट डिजिग्नेट बोलने का मतलब यह हुआ कि उसको पॉइंट करे कि कहां से है। जैसे इस F-16 को मारा तो इसको S-400 जिसने इंडिया ने भी खरीदा हुआ है, उसका काफी मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है और उसका रेंज होने के बावजूद वह अपने रेडार पर उस F-16 को नहीं ले सकता है। लेकिन उसके लिए सुखोई 34 उड़ के यहां से और उस क्षेत्र को यहां पे डिजिग्नेट कर रहा है और यहां से आके यहां पे ग्राउंड पे S-400 उसको बता रहा है कि कहां पे है और इसके कंट्रोल से यहां पे जाकर उसको मारा। आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अमेरिका का रेडार जो ब्लैक सी या नेटो का जो ऊपर में चल रहा वो सैटेलाइट से ये डिजिग्नेशन नहीं, तो इनका F-16 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन आधे अधूरे हैं, 10% भी इफेक्टिव नहीं रह पाएंगे। इसलिए उसकी मजबूरी है कि जिनके मदद से, यदि तुम आत्मनिर्भर बनना चाहते दूसरों की मदद से, तो अपने आप में कितना खोखला बात है। जी बिल्कुल सही बात है। दूसरे के कंधे पे बंदूक रखे, वो कहते हैं ना कि गैर परों पर उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे, तो इनके अपने पर तो है नहीं। अब रुक कर लेते हैं अमेरिका से जुड़ी खबरों का। और यहाँ जो पहला अपडेट है कि कल तक तस्वीरें आ रही थी कि टेस्ला की कारें जलाई जा रही हैं। आज तस्वीर आ गई कि वर्जीनिया में जो CIA का दफ्तर है वहां एक बंदा लेके बंदूक पहुंच गया। ये चल क्या रहा है अमेरिका में, जंगल राज हो गया बिल्कुल। ये बंदा पूरा डिटेल तो मैं नहीं मतलब आ पाया है। ये था कि बहुत परेशान था किसी कारणवश और एक हैंड गन लेके वहां पहुंच गया और जब पुलिस वगैरह पहुंची तो वो अपने ऊपर लगा दिया। तो उन्होंने क्या बात है, तो नहीं मेरे बहुत कष्ट है, तो बंदूक रखो, आत्मसमर्पण कर दिया इसने। अब इससे कहते हैं कि निगोशिएशन चल रहा है। अब निगोशिएशंस अमेरिका और यूक्रेन के बीच में होता है, ना कि एक बंदा जो कि आत्मसमर्पण कर रहा है। लेकिन इसके कष्टों को पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है, इसकी मानसिक इलाज भी होगी। लेकिन यह मुख्य रूप से कहें तो यह अमेरिकी जनता की जो आजकल स्थिति है, उसका जो कल्चरल और साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको दर्शाता है और इससे अधिक कुछ नहीं है। जी, पर मैं ये भी कह सकता हूं कि अभी एक आदमी के अंदर ऐसा दिमाग में चल रहा है तो वो ऐसे लेके पहुंच गया। खुदा ना करे वहां पे तो हथियार घर घर में है, अगर लोगों का दिमाग घूम गया तो क्या होगा ट्रंप का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। कोलंबिया में फिलिस्तीनी समर्थक बताकर छात्रों पर अत्याचार किया जा रहा है, वहां का फंड रोक दिया गया है। और जो पेंसिल्वानिया है वहां पे जो यूनिवर्सिटी है उसमें ट्रांसजेंडर के मुद्दे पर अब ग्रांट बंद कर दी जा रही है। ये क्या करके रहेंगे। और इसी के साथ एक खबर और छपी है कि शिक्षा विभाग को बंद करने जा रहे हैं ट्रंप। दोनों चीजें बताइए सर। देखिए, शिक्षा विभाग वाला बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रांसजेंडर की छोटी सी बात है कि ये मतलब जो भी है लड़कियों के साथ खेल में भाग लेके 2022 के आसपास में जीता था, इस पर काफी हंगामा हुआ था। और इस स्पोर्ट्स की पॉलिसी भी वही है, इस पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी जो भी है, कि भाई हम ट्रांसजेंडर को भी खेलने देंगे। और इसलिए पूरे स्पोर्ट्स फंड जो है सो 175 मिलियन यानी बहुत जबरदस्त मात्रा में है, इसको ट्रंप ने मना कर दिया। यानी ट्रंप ने मदद कर या एलन मस्क ने किया, वो कर दिया। मकसद यही है। और जहां तक शिक्षा विभाग की बात है, हर दक्षिणपंथी सरकार, हर दक्षिणपंथी पार्टी यह कहता है कि शिक्षा क्यों इतनी बड़ी बड़ी। जेएनयू में यदि 30, 35, 40 साल का यदि कोई
बंदा पीएचडी कर रहा है, किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है, तो ये 10वीं 12वीं पास कूद के जो व्हाट्सएप मीडिया चलाते हैं वो कूद रहे हैं कि बुढ़ा क्यों शिक्षा लेगा। अरे भैया 70-75 वर्ष के भी वैज्ञानिक होते हैं जो रिसर्च करते हैं, जब तक जिंदा है तब तक पढ़ेंगे, जब तक करेंगे। तुम्हारी क्यों मतलब सुलगी पड़ी है। और इनकी बड़ी तमन्ना होती है कि 1979-80 में जो एक बना था शिक्षा विभाग का था उसको खत्म कर दे। हमारे यहाँ भी शिक्षा विभाग को एक तरह से कहें डिपार्टमेंट को खत्म किया जा रहा है कि तुम आत्मनिर्भर बनो, खुद करो सब कुछ, पैसा हम कमा रहे हैं और हमारे बच्चे को शिक्षा दिया जा रहा है, तुम बंद इसको थोड़ा मैं और डिटेल में समझना चाहता हूं। मतलब शिक्षा विभाग बंद कर देंगे तो क्या सब कुछ प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, क्या मतलब हुआ इसका सर? बिल्कुल बिल्कुल वही मैं उस पर आने ही वाला था। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो अभी भारत में हो रहा है। और प्राइवेट हाथ में देंगे, पढ़ाएंगे क्या, तो कचड़ा परोसेंगे उसके सामने। वैज्ञानिक शिक्षा का आधार ही खत्म कर रहे हैं, पूरे विश्व में हो रहा है। और इनको लग रहा है कि अब दुनिया में अब चीजें इस स्तर पे आ गई है कि या तो जनता करो मरो के लिए उठ खड़ी हुई, जो अभी नजर आ रहा है पूरी दुनिया में, और नहीं तो शुरुआती दौर में ही उनको ऐसा शिक्षा ना दो कि ये लोग भगत सिंह की बातें करें और इस तरह के जो क्रांतिकारी लोग हैं उनके विचारों को पढ़े। इसको तो फिर सरकार किस काम की? हेल्थ तुम दोगे नहीं, स्वास्थ्य के काम तुम नहीं करोगे, शिक्षा के क्षेत्र में तुम कुछ नहीं करोगे, फिर सरकार किस काम की? हमारे पैसे पे मजे करने के लिए बस। सरकार तो बीच में दलाली कर रही, लेकिन इसका मुख्य मुद्दा यह है कि पूंजीपतियों के खिलाफ यदि आप शोर मचाते हैं, जैसे हमारे मारुति उद्योग लिमिटेड के खिलाफ आप शांतिपूर्वक धरना भी करते हैं, तो उनको रोके, ना कि इन पूंजीपतियों से कहे कि भैया इनके तुमने नौकरी करवाया था 1-1.5 साल और उससे कुछ पैसे भी नहीं दिए, आगे नहीं रख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, जब सब कुछ हमें ही कमा के करना है, अपने बच्चे पालने हैं, उनकी हेल्थ वगैरह सब कुछ देखनी है, फिर सरकार किस काम की? अब इसी के साथ एक और खबर है, उस पर बात कर लेते हैं। ट्रंप के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं अमेरिका के जज महोदय, बहुत सारे जज हैं वो ऐसा कर रहे हैं, और इसको लेकर मस्क ने एक बयान दिया है कि अमेरिका में न्यायिक तख्तापलट होने जा रहा है। अब इन लोगों को सीखना पड़ेगा भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और दूसरे अन्य देशों से कि जहां से उन्होंने तथाकथित न्यायिक प्रक्रिया को किस तरह से ध्वस्त करा, अपने हाथ पर रखा है। वैसे ट्रंप, एलॉन मस्क के लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि जो भी करना चाह रहे हैं, चाहे वो ट्रांसजेंडर का मामला हो, एजुकेशन का मामला हो, यूएस एड्स का मामला हो, बंदों को नौकरी से निकालने की बात हो, हर जगह ये लोग रोक दे रहे हैं। और यहां तक कि जो 5 तथाकथित रूप से पुराने का एलियन एक्ट, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले का था, उसका इस्तेमाल करके 5 वेनेजुएलन को निकाल के भेज रहे थे उस समय, हालांकि उन्होंने भेज ही दिया। और जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने रोक लगाने की कोशिश की थी, इसको ये लोग अब इस हद तक, मतलब इस हद तक घिनौना बात कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि वो टेररिस्ट के प्रति वो दिखा रहे हैं, वह जो है एक महामूर्ख है, धूर्त है। ये सब बातें खुद ट्रंप कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की बातें मत करें, हमारी न्यायिक व्यवस्था जो है सो बड़ा ढंग का है, बड़ा बढ़िया चीज है। और इसलिए वहां की पूरी कोशिश इनकी है कि जो भी हो, एक तो पहले विचारों से बोल के, जनता का भीड़ लगा के, इनको हटा के, इनको एक कह रहे कि एक्सट्रीम लेफ्ट है। ये लोग एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट कहां से हो गए भैया? तो हम लोग क्या है? हम लोग खैर एक्सट्रीम कहीं पे नहीं है, तो बता दें यह। और इस तरह से बदमाशी करके ये लोग की जो भी न्यायिक व्यवस्था है, इनके खिलाफ में पूंजीपतियों के आड़ के जो पूरी की पूरी तरह जो लूट है उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जब एक मैं वो बताऊं कि हमारे पहले के जो चीफ जस्टिस थे भारत के, उनके खिलाफ कुछ मतलब उनके कोर्ट में सुनवाई गई थी, तो उस पर चाहते थे यहाँ के जो वकील थे, जो है अटॉर्नी जनरल थे, कि पर्टिकुलर एक कानून था कि इसको हटा दिया जाए, मजदूर इससे बहुत तंग कर रहा है, यानी 100 से लेकर 300 तक बढ़ाने देते कि फायर कर दो, जब भी चाहे हम उसको हम ले लें, हटा लें, इस तरह का कोई कानून था। उस पर उन्होंने कहा था कि प्रेशर कुकर में यदि हवा निकलने का सीटी के साथ नहीं तुम हर रास्ता बंद कर दोगे तो वह एक्सप्लोड कर जाएगा। उसको इतना दिमाग था, इन लोगों को इतना दिमाग नहीं है कि किस तरह से वर्कर्स को कभी दुलरा के, कभी प्यार करके, कभी डंडा लगा के कंट्रोल में करो। हमेशा उसको बिल्कुल भूखे मंगे अधूरे रख दोगे तो तुम्हारी सत्ता वो नेस्तनाबूद कर देगा और तब समाजवाद स्थापित हो सकता है। जी चलिए अब रुक कर लेते हैं गाजा यानी मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। और आपने एक्सट्रीमिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था, अब यहाँ नेतन्याहू ऐसा बोल रहे हैं। क्या वाकई में जिस तरीके की डीप स्टेट की आप बात करते हैं कि अमेरिका में वो काम करता है, वैसा ही वामपंथियों के लिए भी होता है?
कतर से संबंध रखने के आरोप में 2 करीबियों के गिरफ्तार होने के बाद नेतन्याहू ने ऐसी बात कही है। डीप स्टेट और पूरा जो भ्रष्टाचार है कतर का, वो क्या है सर? अभी तो उस तरह का कोई लेफ्ट कंट्री है नहीं जहां कि हम कहें यदि छोटे मोटे रूप में ले क्यूबा को, तो वहां पे डीप स्टेट काम करता है कि नहीं कहना मुश्किल है, अपनी जानकारी नहीं है। और जहां तक नेतन्याहू की बात है, इनके क्लोज एसोसिएट्स जो इनके ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करते थे, ये दोनों, और कतर से पैसा लेते थे। और इनका कहना यह है कि भाई उसमें खराब क्या है, ये हमारे सीक्रेट बेचने के लिए नहीं करते थे, बल्कि कतर की सर्विसेज करने के लिए करते थे। तो हम यहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे आपने आगरा का उदाहरण कल या परसों दिया था कि वहां के फैक्ट्रीज में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां ले रहे हैं, कर्मचारी हैं, सरकार से भी ले रहे हैं और पाकिस्तान से भी पैसा ले रहे हैं। भैया ये कौन सा चीज हुआ? तो ये तो कोई बात नहीं बनती। इसको सही पकड़ा था। हालांकि इनको पकड़ने के बाद से इनको बेल भी मिल गया, क्योंकि सरकार के दूसरा जो डिपार्टमेंट है नेतन्याहू का, इनको छुड़वा दिया। डीप स्टेट तो यहां काम कर रहा है, ना कि वहां कर रहा है। और इनका शिन बेट से जो भी इनका कहना है कि ये लोग कतर के माध्यम से मिलकर यहां के जनता को भड़का रहे हैं और ये बार बार वहीं लेके जा रहे हैं जो इनका खोज जारी है अभी भी, और कह रहे हैं कि जो लड़ाई शुरू हुई, हमास ने आक्रमण किया अक्टूबर में पिछले वर्ष 2023 में जो किया, वह जो है नेतन्याहू को मालूम था और नेतन्याहू के कमजोरी के कारण, कमी के कारण हुआ। दोषी वह है, ना कि हमास और आईडीएफ और ना शिन बेट। जी चलिए देखते हैं वहां पे क्या होता है। हमले लगातार वहां पर हो रहे हैं, लोगों की वहां पे मौतें हो रही हैं। सिंबेट शिप को बाहर निकालने पर नेतन्याहू अड़ा हुआ है। नेतन्याहू का वो मंत्री जो बेन-ग्विर छोड़कर चला गया था, वो वापस हमले शुरू होते ही उसके साथ मंत्रालय में आ गया है। जनता वहां की सड़कों पर निकली पड़ी है। बहुत कुछ घट रहा है, लेकिन कुछ और खबरों का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि ईरान के लिए क्या कहा है ट्रंप ने। फिर एक नया पत्र लिख दिया और 60 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि बात कर लो वरना। पूरी तरह से धमकी, पूरी कोशिश है। वैसे ईरान का फॉरेन पॉलिसी में डिप्लोमेसी उसका पार्ट है। यूएनओ के साथ मिलकर वियना में भी उनके गई थे, जैसा आपने पहले बताया था। उप विदेश मंत्री वो बातें कर रही है, वो बंद नहीं कर रहे। आईएईए से बातें चल रही है। लेकिन जहां तक ट्रंप के पत्र का है, उसको यहाँ के सुप्रीम लीडर ने और वहां के जो राष्ट्रपति हैं, जी, पेजेश्कियन ने, वह पूरी तरह से खारिज कर दिया कि हम आपके दबाव में नहीं आने वाले हैं। आप 2 महीना का टाइम दे, कितना दे, हम आपके साथ इस पर सहमत नहीं, हम आपसे अब आगे बात करने को तैयार नहीं। जी, एक बड़ा जो है कोई खोज कर डाला है ईरान ने, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि 10 साल से ईरान उसके लिए लगा हुआ था। वो क्या है सर? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एंटीमनी, जिस तरह से लिथियम है, लिथियम भी एक रेयर एलिमेंट्स के रूप में माना जाता है, एंटीमनी भी है, और ये विश्व के कुछ ही जगहों में पाया जाता है। हालांकि 50% चीन में है। चीन के आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इनका खोज यदि सही है तो कहते हैं कि 10% हमारे यहाँ है, यानी बहुत जबरदस्त भंडारों का पता चला। एक जगह नहीं, 7 जगहों का पता चला है। और इसका इस्तेमाल पहले जैसे मेडिसिन में भी चलता था, यह कॉस्मेटिक में भी चलता था, लेकिन अभी जो है इसमें मिलिट्री यूजेज भी शुरू हो गए हैं। टेक्नोलॉजी और मिलिट्री यूजेज में भी, चाहे यूएवी है चाहे जैसा भी हो, सोलर पैनल में भी इसकी चर्चा हो रही है और इसकी ये प्रशंसा कर रहे हैं और इसकी ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं। मेरे हिसाब से इनको चुपचाप रहना चाहिए था, क्योंकि अब जो धमकी अब ट्रंप दे रहा है, जिसके लिए भाग दौड़ मर रहा है, उसको ये पता चलेगा कि यहां पर अब एंटी मनी मिल रहा है, जिसका दाम पहले 7,000 मेट्रिक टन था, वह करीब 10 गुना बढ़ गया है। $7,000 से बढ़ के भयंकर रूप से बढ़ गया है। वह करीब 30,000 मेट्रिक डॉलर, 10 गुना नहीं, 4 गुना 5 गुना बढ़ गया है। तो उस हालत में ट्रंप जरूर यहां घुसना चाहेगा। नहीं बताओ, चुपचाप रहो। लेकिन एनीवे, यह बहुत बड़ी खोज है। पिछले 10 वर्षों से एक्सप्लोरेशन डिपार्टमेंट इसका काम करता रहा और उस हिसाब से प्रशंसनीय है। जी, तुर्की में राष्ट्रपति का चेहरा बनने की कोशिश कर रहे थे इस्तांबुल के मेयर, उनको उठा के जेल में डलवा दिया। और हम अपने यहाँ की भाषा में बात करें तो धारा 144 लगवा दी है वहां पर, और वहां लोग जबकि सड़कों पर निकलना चाह रहे हैं। ये इतना डर क्यों लगता है एर्दोगान को, जो अपने आप को दुनिया का लीडर बताने की कोशिश करता है? रोमानिया में भी हुआ। जो पिछली बार राष्ट्रपति के लिए जीत रहे थे, इस बार अपना भरने जा रहे थे, उनको पकड़ के बंद कर लिया और उनको पर्चा नहीं भरने दिया। इनका भी कुछ दिनों में यह भी पर्चा भरने वाले थे और एक अच्छा खासा तगड़ा संघर्ष देते एर्दोगन को, शायद जीत भी जाते। और इनको 2-3 चीज पे लगा है। एक तो ये भ्रष्ट है, ऐसा कुछ पता नहीं होगा तो कुछ ना कुछ आरोप लगाएंगे, तब तक लगाए रखेंगे जब तक
चुनाव का दौर खत्म ना हो जाए, ताकि ये चुनाव ना लड़ सके। नंबर 2 इन पे लगा है कि ये कहीं ना कहीं से आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। यदि था तो पहले क्यों नहीं कहा, ऐसे मौके पे क्यों, क्या झूठ बोल रहे हैं। और इसके चलते जो सबसे बड़ी चीज है, हजारों नहीं लाखों की संख्या में जनता अब सड़क पे आ चुकी है। और वहां के एक पत्रकार ने एक अखबार में बड़ी अच्छी तरीके से, कल मैं पढ़ रहा था, अखबार का नाम मुझे नहीं है, इंडिपेंडेंट है वहां का, जो ऑनलाइन वगैरह भी होता है, उसने कहा है कि 10% संभावना में क्रांति हो जाएगी। वह क्रांति नहीं समझते, उनका क्रांति का मतलब है कि एर्दोगन को हरा देंगे। तो क्रांति का मतलब वो नहीं होता है कि इन दोनों को हटाकर जनता का सत्ता बने, मजदूर वर्ग की सत्ता बने। लेकिन जो स्थिति जो पैदा हुई है वो उसी तरह की है जैसे जर्मनी में भी चल रहा है, किसान लाखों की संख्या में आ गए हैं, स्वीडन में हो रहा है, पूरे दुनिया भर में जहां तहां चल रहा है। और यह तुर्की एक नया क्या उखाड़ आएगा, और तुर्की में सही में सत्ता यदि हिल जाती है और एर्दोगन हट जाते हैं, तो केवल यह तुर्की के नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में इसका बवाल नजर आएगा। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यहाँ पर जो बाहरी राजनीति है, क्योंकि तुर्की सबको अपने पंजे में लेने की कोशिश कर रहा था, तो वो जो सऊदी हैं, यूएई हैं, और जो तमाम देश हैं जिसमें मिस्र भी शामिल है, हालांकि उसकी उतनी औकात नहीं है, वो भी चाहेंगे, या ईरान भी, क्योंकि ईरान से भी बड़ा बनने की कोशिश कर रहा था, वो भी तुर्की में एर्दोगान को साइड लगाने, ठिकाने लगाने की कोशिशों में शायद लगे हुए होंगे। बहुत सारी चीजें चलती हैं, कभी भी कोई चीज एक तरफ से नहीं समझी जा सकती। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।